रूम के अंदर दाखिल हो रहा है तो 30 सेकंड के अंदर किस तरह से वो पूरे रूम को अपने काबू कर सकता है? उसके अंदर कौन लोग हैं वो आपके पता होना चाहिए, किस बैकग्राउंड के हैं वो पता होने चाहिए, उनकी नीड्स क्या है वो पता होनी चाहिए, एनवायरनमेंट क्या है वो पता होनी चाहिए। फिर आप अपने कंटेंट के ऊपर काम करेंगे ना। सही कि जो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट के बगैर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्या ऐसा सच में है? अगर वो अपना इंप्रेशन शुरू के अंदर वो नहीं दे पाया तो उसको फिर स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए। हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो क्या आंखों में आंखें डालना जरूरी होता है? आंखें गाड़ना और ताड़ना तो जरूरी नहीं है। और बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होनी चाहिए? मतलब हाथ हिलाने चाहिए या हाथ कम हिलाने चाहिए, हाथ बहुत ज्यादा हिलाने चाहिए? हमारी नॉन वर्बल जो लैंग्वेज है ना वो 70% है। टाइम ही नहीं पहुंचते, वो लोग समझते हैं कि जी मेरी इज्जत बढ़ रही है और जो है वो 4-5 लोग लेके घूमूंगा मैं तो फिर मेरी इज्जत बढ़ रही है। इस पे आपको क्या टेक है? जो आदमी अंदर से खाली है ना उसको इन सब चीजों की जरूरत है। एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है कि जो आपके दुश्मन को मौन कर दे। बहुत सारा कंटेंट डाउनलोड कर लिया, इतनी चीज़ें आपने पढ़ लिया, अब आप वहाँ जाने के बाद अब आप बोले चले जा रहे हैं, सामने वाले को पता है या नहीं, आप बोले चले जा रहे हैं, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस किलर हो जाता है, बिल्कुल किलर हो जाता है। सामने वाले के जहन के हिसाब से बात करनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज भी वही होनी चाहिए, आपके अल्फाज भी वो होने चाहिए। अच्छा स्पीकर जो है वो कहानीबाज होगा। अच्छा, अगर उसको स्टोरी नहीं आती बनाना, स्टोरी टेलिंग नहीं आती, स्टोरी क्रिएट करने नहीं आती, वो अच्छा स्पीकर हो ही नहीं सकता। झूठ को किस तरह से पकड़ें? आज मैं फिर से मौजूद हूं ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक्स के अंदर। आज मुलाकात करेंगे डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब से, जो कि एशिया के टॉप 3 माने जाते हैं मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी की जब बात आ रही होती है, और बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से जज करते हैं, किस तरह से आप अपने रूम को, चाहे वो आपकी फैमिली से भरी हुई हो, चाहे वो आपके क्लाइंट से भरी हुई हो, चाहे वो ऑडियंस से भरी हुई हो, उसको किस तरह से आप इंगेज कर सकते हैं विद इन 30 सेकेंड्स। ये जानेंगे, और ये जानेंगे क्या क्या नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट किल कर देता है या नहीं कर देता, और आंखों को किस तरह से मूव करना चाहिए, किस तरह से स्कैन करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। चले आए मिलते हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब से और सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब, आपको दोबारा ज़हमत देने का अब मौका भी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह से मेंटल हेल्थ के किंग हैं, और एशिया के अंदर आपका नाम जो है वो नंबर 3 पे आता है, विच इज़ हमारे लिए काबिल फ़ख्र की बात है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मिथ्स भी हैं या शायद हकीकत भी है, वो आप बताएंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, क्या ऐसा सच में है? बिल्कुल है। अच्छा है, बिल्कुल है कि जब हम किसी को भी पहली दफ़ा देखते हैं या हमारे सामने कोई भी पहली दफ़ा आता है या जो भी प्रेजेंटेशन कर रहा है या इवन फिल्म के अंदर आया है, तो लोगों की एक तवक्कात होती है कि कौन है। सही है। अच्छा, अगर वो अपना इम्प्रेशन शुरू के अंदर वो नहीं दे पाया तो उसको फिर स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए। ठीक है, यानी पहले से ही लोगों ने उसका बेकार है, रिजेक्ट है, एक्सेप्ट नहीं की। अब उसको एक्सेप्ट कराने के लिए उसको रेजिस्टेंस आती है, ठीक है, उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है, और ये होता है कि पांच दफा वो आगे चल के और अपने आप को मनवा लेता है। सही, ठीक है, वो अपने आप को मनवा लेता है, लेकिन ये सफर बाज दफा बहुत से लोगों के लिए ऐसा होता है कि वो रास्ता छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यार ये हमसे जो है वो नहीं होगा। मेरे साथ एक जेन्युइन प्रॉब्लम, आपने जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं बचपन से ही और आज तक भी प्रोबेबली हमेशा अपनी उम्र से बहुत कम लगता हूँ। बिल्कुल बहुत कम लगता हूँ, तो मुझे ज़ाहिर संजीदा नहीं लिया जाएगा ना। तो अगर मैं एक बड़ों की महफिल में बच्चा बैठा हो तो हम क्या करते हैं, बच्चे को तो साइड में कर दो। अब लेकिन मैं अगर 5वीं क्लास में खुद था तो मैं रईस अमरोही को पढ़ चुका था, मैं नसीम हिजाजी को पढ़ चुका था। अच्छा, सही। तो अब अगर मैं बहुत से जो उस तरह की वहाँ पर डिस्कशन होती थी, मैं कहता था पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें कर रहा है। मैं जब यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचा तो वो उस टाइम के ऊपर माइकल जैक्सन का दौर था, वो माइकल जैक्सन की बातें करते थे, मैं फिलॉसफी की बात करता था। तो अब वो अगर मैं टीचर्स के साथ बैठूं तो कहेंगे ये तो बच्चा है, इसको क्या पता होगा, हम कैसे जो है वो इनपुट देंगे। या इसी तरह जब हमने ट्रेनिंग्स करानी शुरू की, और जब अभी भी होता है कि प्रोफाइल होती थी यूएस के अंदर, वहाँ पे
तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पता नहीं कितनी बड़ी प्रोफाइल है, क्या चीज कोई आएगा। हाँ ऐसे है ना कि या इसी तरह अभी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 पोस्ट डॉक्टरेट्स हैं, 2 PhDs हैं, इतना बड़ा कंप्लीट प्रोफाइल है। जब मैं यहाँ पढ़ाने जाता हूँ, निपा में मैं पढ़ाता हूँ, जुडिशियल अकेडमी में पढ़ाता हूँ, एजेंसीज में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ जारे ग्रेड 19 टू ग्रेड 20 ऑफिसर्स, ग्रेड 18 टू ग्रेड 19 ऑफिसर्स, वो सारे मतलब CSS के लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं कि आज एक पूरा दिन कोई हाई प्रोफाइल बंदा आने वाला है, राइट, इसकी इतनी बड़ी प्रोफाइल है और उसके साथ किताबें हैं, इंटरनेशनली पब्लिश्ड हुई हुई हैं, सारी दुनिया का ग्लोबल नेशनल अवार्ड होल्डर है। अब वो जब दरवाजा खुलता है और मैं इसी तरह अंदर आता हूँ, वो कहते हैं अच्छे अभी आएगा। मुझे लगता है अभी आएगा, अच्छा यही है। तो वो बता रहे यार हम तो समझते थे पता नहीं कि ऑब्वियसली मतलब इतनी मतलब उसके ऊपर कोई होगा 70 साल का बंदा आएगा, कोई इस तरह आएगा, लेकिन ये तो इसी तरह उछलता कूदता बंदा जो है वो आपके सामने आया। तो अब ये होता है जो शुरू के अंदर वो बैठे होते हैं कि उन्हें यार मैं तो CSS ऑफिसर हूँ, कमिश्नर हूँ, राइट, तो मैं मतलब जज हूँ, मेरी डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन होने जा रही है, राइट, तो मैं वो तो मुझे यूं ही देख रहा होगा ये बच्चा क्या मुझे बताएगा, ये मुझे क्या समझाएगा, यार ये मुझे क्या बताएगा। या अभी जैसे HEC की जो है ना वाइस चांसलर्स की कोई ट्रेनिंग्स थी, तो देन आई वाज इनवाइटेड, तो ऑब्वियसली एक वाइस चांसलर बनने में बहुत टाइम लगता है। वो वाइस चांसलर्स अगर सारी बैठे होंगे वो कहेंगे ये क्या बताएगा, ये तो लाइक खुद वैसे मतलब फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा लगता है ना, ये मुझे क्या बताएगा। तो पहले प्री जज करके बैठे होंगे, अब उनको वो तो 1 घंटे के बाद उनको पता लगेगा कि मैं क्या बताऊंगा, राइट। तो वो जो शुरू का 1 घंटा है, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस है तो वो मैंने उसको ओवरकम किया और उनको बताया कि जी मुझे कुछ आता है तभी मैं यहाँ आया हूँ। सही बात। बहुत से लोग इस वाले सफर के अंदर बीच में से चले जाते हैं क्योंकि वो इंप्रेशन ही नहीं दे पाते, सही, तो वो जो है वो चले जाते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हम किसी भी शख्स को पहली दफा देख के अपना जहन बना लेते हैं, एक खाका हमारे जहन के अंदर अपने मैप ऑफ द वर्ल्ड से आ चुका होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोई बंदा है वो एक रूम के अंदर दाखिल हो रहा है, तो 30 सेकंड के अंदर किस तरह से वो पूरे रूम को अपने काबू कर सकता है? देखिए सबसे पहले तो उसको अनलेस उसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई हो, राइट, हम अपने चीजें जो है वो बताते हैं। बहुत सारे हमारे इस तरह एंकर्स और एसोसिएशन सिखाते हैं, जब प्रेजेंटेशन पे सिखाते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आप यूं कर सकते हैं, यानी इट इज इजी फॉर मी। ओके, हम कहते हैं ये जैसे हर आदमी को अगर कहें यार भाई ब्रश कर सकते हो टीथ को, उसने ये भी कोई बात है, यूं कर लूंगा, ऐसा ही है। इसका मतलब मैंने इतनी दफा किया कि मैं ऑटोमेटिक 1 से 10 तक गिनती है, ये कोई बात है। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि जिंदगी के अंदर ऐसी कौन सी चीजें आपकी ऐसी हैं कि जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए इजी, यानी मुझे प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, आप मुझे जब कहें जैसे कहें आपको जो है वो हो जाएगा। तो हमारी लाइफ क्योंकि प्रेजेंटेशंस के अंदर इतनी गुजरी है, पूरी मतलब जिंदगी गुजर गई, 30 साल से ज्यादा हो गए करते हुए। तो अगर किसी ने पूछा कि यार आपके लिए इजी क्या चीज है, मैंने कहा अगर आप रात को 3 बजे मुझे सोते हुए उठाएं और उठा के बोलें कि आपको फलाने टॉपिक पे बात करनी है, तो मैं बोलना शुरू हो जाऊंगा। अब वो सामने वाले के समझ में आया नहीं ये लखा है, लेकिन मैं जरूर बोलना शुरू हो गया। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप मुझे पूछें कि यार ये पत्ते ग्रीन कैसे हो जाते हैं, मैं बोलना शुरू कर दूंगा। कई दफा ऐसा हुआ, अभी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था अनवर मकसूद साहब का, ये स्टूडियो आई थिंक 2.5 या 3.25 इस तरह का प्रोग्राम, ये 14 अगस्त 14.25 अगस्त तरह के प्रोग्राम बड़े पॉपुलर थे। तो मैं अपनी फैमिली के साथ इसी तरह जाके जो है वो बैठ गया। सही। अनवर मकसूद साहब एंड के ऊपर जो है वो आते हैं, क्लोजिंग करते हैं। तो उसके ऊपर फिर जो होस्ट थे उसने कहा बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे दरमियान डॉक्टर इमरान जी से मौजूद है, हम जरूर चाहेंगे कि उनके स्टेज पे आए और आज के बारे में कुछ कहें। तो मैं उठा, मैंने जाके बोला जो भी मैंने बोला, जिस तरह बोला, वो क्राउड हो गया, बड़ा हो गया, नारेबाजी भी हुई, सब कुछ हुए, वापस आया। तो मेरी जो बेटी थी उसने बोला पापा आपको पता था कि आपको बुलाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं पता था। तो उन्होंने अचानक बोला, मैंने कहा ऑफिस में उन्होंने किसी ने देख लिया मुझे, तो उन्होंने मुझे स्टेज के ऊपर जो है बुला लिया। मैंने कहा बट द वे यू वेंट, और जिस तरह आपने क्राउड को एंगेज किया, जिस तरह लोगों ने नारे भी लगाए और जिस तरह लोगों ने इतना वो किया, अनवर मकसूद की मौजूदगी में आसान है, जस्ट अ ह्यूज बिगेस्ट लेजेंड। और उसके बाद जो है वो, तो आप ये कैसे कर लेते हैं? तो मैंने यही कहा कि मैंने कहा जब आप बहुत सारी चीजें इतनी कर लेते हैं तो फिर ये होता है कि आपके लिए कुछ नहीं है। जनरली क्या होता है कि जिन्होंने सीखना है, जिन्होंने करना है, उनको ज़ाहिर एक प्रिपरेशन की जरूरत है। ठीक है। प्रिपरेशन ये कि जिस कमरे में मैं जा रहा हूँ उसकी मालूमात मेरे पास होनी चाहिए। ओके। ठीक ठाक मालूमात होनी चाहिए। ओके। उसके अंदर कौन लोग हैं वो आपके पता होना चाहिए, किस बैकग्राउंड के हैं वो पता होना चाहिए, उनकी नीड्स क्या है वो पता होनी चाहिए, एनवायरनमेंट क्या है वो पता होनी चाहिए। फिर आप अपने कंटेंट के ऊपर काम करेंगे ना। सही। कि जो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट के बगैर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
लोगों का यार बड़ा कॉन्फिडेंस है ना। अगर आपको वाकई मुसक्खर करना है और आपको वाकई, जैसे मेरा एक और 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, चाहे वो मेरा 1 घंटे का लेक्चर हो या मेरा वो 3 दिन की हो, चाहे वो हमारी 2 हफ्ते की हो, ट्रेनिंग्स के डिपेंड करता है। मैं स्टार्ट में एक बात ही कहता हूँ कि जो भी आपका टाइम है मेरे साथ ये गुजरेगा, 1 घंटा या 3 घंटे या 1 दिन, और अगर मेरे इस सारी प्रेजेंटेशन के अंदर आपके अंदर कोई चेंज फील नहीं हुआ, अगर आपने कोई नई चीज नहीं सीखी, अगर आपकी वैल्यूज, अगर आपके बिलीफ सिस्टम्स के अंदर कोई चीज चेंज नहीं हुई, मकसद ये कि इन शॉर्ट कि आप जो आए थे अगर आप उससे बेहतर यहाँ से वापस नहीं गए तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, इसका मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, आपका कोई कसूर नहीं है, इसका मैं जिम्मेदार हूँ। और दूसरा ये कि एट द एंड मैं चेक करूंगा कि आपको मैं ये पूछूंगा कि आप में से कोई ऐसा शख्स है जो ये समझता है कि मैंने उसका वक्त जाया किया है, तो वो अपना हाथ रेज करे ताकि मैं उसको एक फॉर्मली अपोलोजाइज कर सकूं कि मैं माजरत खा हूं कि मैंने आपसे जो है आपका वक्त बर्बाद किया। मैं मनी बैक गारंटी इसलिए नहीं कहता कि मैं पैसे लेते ही नहीं हूँ, अदरवाइज तो मैं बड़ा क्लियर ये कहूंगा कि अगर आपने इसमें से कोई पैसे दिए हैं तो 100% ये पैसे आपको वापस जाएंगे, क्योंकि मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। 30 साल से 3 बर्रे आज़म में मैं ये कंटिन्यूसली ये काम करता हूँ कि मैं कहता हूँ, अच्छा बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्पेशली जब मैं यूथ पे जाता हूँ तो मैं उनको इग्नाइट करता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ आई एम गिविंग यू अ चैलेंज टू फेल मी। ओके, सही, ठीक है, आई एम गिविंग अ चैलेंज टू फेल मी, सही, ताकि एंड के ऊपर आपको पता है कि आप खड़े होकर कह सकते हैं कि सर आपने हमारा वक्त ज़ाया किया, ना हमने कोई नई चीज सीखी है, ना हमारे कोई सिस्टम में कोई चेंजेस आई हैं, ना कोई डायरेक्शन मिली है, एंड आई एम इनवाइटिंग यू टू फेल। उससे फायदा ये होता है कि मुझे पता लग जाता है कि वो 2-3 कीड़े कौन हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस शो करनी है, वो खुद एक्सपोज कर देते हैं अपने आप को ना। आपको पता ही नहीं होता कि आपके डिस्ट्रैक्टर्स कौन है, आपकी चीजें कौन है, मुझे पता लग जाता है फौरी। और उसके बाद फिर मेरे लिए काबू करना ऑब्वियसली जो मतलब देखिए 97 लोगों ने पहले बाय कर लिया, 3 लोगों ने कहा यार इस दफा इसकी बेइज्जती होनी है। 3 मुझे पहले मिनट में 3 पता लग गया, यही 3। अब मुझे उनको हैंडल करना बहुत आसान है, राधा दिन के मैं पूरे टाइम पे तलाश करता रहूं कि आप कौन करेगा, आप कौन करेगा, आप कौन करेगा। तो कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रोफेशनल जो है वो अगर ये करते हैं तो जैसे हमारे पास जब रिक्वेस्ट आती है तो मेरे पास एक टीम है, वो पूरी एक टेम्पलेट बनी हुई है। अच्छा, वो टेम्पलेट जो है वो जाती है, उसके अंदर उनको सब लिखना होता है कि ये कौन है, इनकी एज ब्रैकेट क्या है, इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, एक्चुअली इनकी नीड क्या है, व्हाट इज द आउटकम दे आर लुकिंग फॉर। वो आई क्यों है, क्योंकि मेरा काम है आउटकम देना ना, मैंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो आई क्यों है, सेटअप क्या है, ये थिएटर सेटअप है, कौन सा सेटअप लगा हुआ है, माइक सिस्टम कौन सा लगा हुआ है, एवरीथिंग जो है वो इतनी डिटेलिंग के ऊपर टीम पहले प्रिपेयर कर चुकी होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है वो जाते हैं। तो फिर इसीलिए फिर आप इस तरह के 30 साल से चैलेंजेस देते हैं ना कि आप यू आर इनवाइटिंग देम टू फेल यू, क्योंकि आप प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी एक बंदा है वो प्रिपेयर हो गया है और वो ओवर प्रिपेयर्ड हो गया, उसने दरवाजा खोला और उससे कुछ ना कुछ भंड हो गया, मतलब उसकी कॉफी उसकी शर्ट पे गिर गई या वो चलते चलते जो है वो थोड़ा सा उसका लंप आ गया, तो वो अब किस तरह से अपने आप को सही करे? देखिए यूटिलाइजेशन जो है वो एक ऐसा वर्ड है कि जिसके अंदर आप हर चीज को यूटिलाइज कर लें अपनी फेवर में। अच्छा, हर चीज को यूटिलाइज करें अपनी फेवर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बात कह रहा हूं और मैं कोई चीज भूल जाता हूं, ठीक है, अब मैंने कहा कि यार मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था, ठीक है, सामने वाले ने टारगेट कर लिया कि आपको नहीं आता, आप भूल गए। अब मैं इसको यूटिलाइज कैसे करूंगा? मैंने कहा यार मैं काफी देर से बोल रहा हूं, मैं अब तुम्हारी जहानतों का इम्तिहान लेता हूं कि किस किस को याद है कि मैंने क्या बोला था। अब क्या होगा, राइट? अब एक बंदे ने कहा कि आपने ये बोला था, मैंने कहा तालियां बजाएं भाई इनके लिए, देखेंगे तो तालियां बजाने क्या हुआ। अब मैंने क्या यूटिलाइज किया, जो मैं भूल गया था उसको मैंने यूटिलाइज किया उनकी जहानतों के इम्तिहान के ऊपर, और जिसने बताया उसको मैंने अप्रिशिएट कर लिया। तो एक तो मैंने एंगेज कर लिया, बिल्कुल ठीक है, अप्रिशिएट किया। अप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है कि जो आपके दुश्मन को मौम कर देगी। कोई दुनिया का ऐसा आदमी नहीं जिसको तारीफ पसंद ना हो, चाहे झूठी हो। सही। हर इंसान, मेरी जिबलत है कि मैं चाहता हूँ मुझे अहमियत दी जाए, और मैंने अहमियत दी है, ऐसे है ना, मैंने उसको अहमियत दी है, फिर मैंने उसकी तारीफ भी कराई, फिर लोग तालियां बजाई है, ऐसा ही है ना। तो ये वो इस तरह की यूटिलाइजेशन है कि अगर मुझसे कोई चीज हो गई, देखिए अच्छा स्पीकर जो है वो कहानीबाज होगा। अच्छा,
अगर उसको स्टोरी नहीं आती बनानी, स्टोरी टेलिंग नहीं आती, स्टोरी क्रिएट करने नहीं आती, वो अच्छा स्पीकर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं पर्टिकुलरली माओ को कहता हूँ कि अगर आपको कहानियां बनानी नहीं आती, फॉरगेट इट कि आप बच्चों के लिए अच्छी तरबियत कर सकते हैं। अच्छा, फॉरगेट इट। कहानियां नहीं है, कहानियां। आप देखें कि अगर हम दुनिया का सुपर मॉडल, हम क्या कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं ना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक नबी की जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए बेहतरीन नमूना है। परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, जिन्होंने इतने मुख्तसर वक्त के अंदर पूरी दुनिया को जो है वो चेंज कर दिया और रहती दुनिया तक शरीयत जो है वो जारी कर दी। उनके पास जो कुरान था वो क्या था? 25 अंबिया के किस्से, सही स्टोरीज, ऐसे है ना, बार बार स्टोरीज, बार बार स्टोरीज, बार बार स्टोरीज। किस्सा आदम और इब्लीस सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं शैतान और इंसान, 7 दफा स्टोरी आ रही। स्टोरी स्टोरी स्टोरी। स्टोरी वो चीज है जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्टोरी वो चीज है जिससे आप बंदे को इम्प्रेस करते हैं, अपना मैसेज देते हैं। तो अब कोई भी भंड हो गया, आपने उसको स्टोरी के अंदर चेंज आपको आना चाहिए। खड़े खड़े स्टोरी बनती है, खड़े खड़े स्टोरी बनती है। देखो ना, आपको मैंने क्यों किया है, राइट, ये मैंने क्यों किया है, ये चीज मैंने क्या किया। अरे आप देखें ना स्टोरी, उन्होंने ये जो कौन सा था आपका, दाग तो अच्छे होते हैं। बिल्कुल जी, हाँ। आई मेट यूनिलीवर के, उसने कहा सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज ये था पर्टिकुलरली इसको मिडिल ईस्ट में बेचना। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को मिडिल ईस्ट में बेचना, क्योंकि वहां दाग टैबू, दाग कैसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप देखें ना वो क्या लेके आया यार, दाग तो अच्छे होते हैं, राइट। तो इसी तरह अगर वो इससे हो गया, कोई से चाय गिर गई है, उससे कोई चीज जो है वो गिर गई है उसके ऊपर, तो अगर उसको उसी वक्त 150 स्टोरीज जो है वो नहीं बनाने आते उसके ऊपर, यानी फॉर एग्जांपल अगर इसी के ऊपर मैं अगर इमीडिएटली कोई स्टोरी क्रिएट करूँ उसके ऊपर, तो मैं भी एक स्टोरी क्या क्रिएट करूंगा, स्टोरी में ये क्रिएट करूंगा कि मेरा अगला जुमला क्या होगा, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो पहले बता सके या मुझे रोक सके। मेरा अगला जुमला क्या मैं बोलूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बता सके कि मैं क्या बोलूंगा और जो मुझे रोक सके। मेरे बोलने के बाद मेरा बहुत कुछ हो सकता है, ऐसे ही है ना, मेरे बोलने के बाद मेरा बहुत कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है मेरी मार पड़ जाए, मुझे रोक जाए, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये कहते हैं रो रो के कि जो लोग मुझे कुछ ना कहें, देखे वो मुझे कुछ ना कहे तो मुझे कुछ ना कहे, ये नामुमकिन है। सही है। लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहेंगे, उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का इख्तियार मेरे पास है। मैं उसको पी जाऊं, मैं उसको समझाऊं या मैं उसका सर फाड़ूं, ये इख्तियार मेरे पास है। तो वो इख्तियार तो मुझे अपने पास रखना है, ऐसे ही है ना। किसी ने अगर मेरे पर कोई चीज फेंक दी है, क्या जरूरी है कि मैं जाके उसका सर फाड़ूं, ऐसे ही है ना। अब अगर कोई हिरंची है और उसने आपको कुछ गाली दे दी है, अगर आप अक्लमंद होंगे तो आप चले जाएंगे, बजाय इसके आप उससे जाके लड़ेंगे जो अपने नशे में ही नहीं है, ऐसे ही है ना। तो ये आपने क्या किया, उसको आपने यूटिलाइज जो है वो कर दिया। तो कोई भी कुछ हो जाए, कोई भी कुछ हो जाए, उसके बाद क्या होता है, अब लेट्स सपोज किसी की आवाज बंद हो गई, अब वो नहीं बोल पा रहा है ना, अब वो फंबल हो रहा है, रिकलेक्ट कर रहा है, उसके बाद उसने बोला, तो आप क्या कहेंगे ऑडियंस को? बचपन से लेके आज तक मैं गारंटी करता हूं कि इस तरह का जो मोमेंट मैंने आपकी जो एक्टिंग की है, ये सैकड़ों दफा आपके सामने आया होगा। आप सही होंगे अब्बा के आगे नहीं बोल पाए होंगे, आप सही होंगे बॉस के आगे नहीं बोल पाए होंगे, सही, ऐसे ही है ना। ठीक, आया या नहीं आया, आप पूछेंगे आया है जी, बिल्कुल आया, जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये नहीं क्या मुझ पे आया है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। यूटिलाइजेशन इज द ओनली की, जहां पे आप हर चीज को यूटिलाइज कर दें तो वो आपके पार्ट ऑफ जो है वो स्टोरी बन जाएगी, पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन बन जाएगी। सही। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस क्या किल कर देती है इंप्रेशन को? कंटेंट अगर नहीं है तो, कंटेंट नहीं है तो देखिए ना, बहुत सारी सवाल ये है कि एक बड़ा खूबसूरत वाकया है, कायद आज़म रहमतुल्लाह तकरीर फरमा रहे और एक टांगे वाला जो है वो खड़ा हुआ, वो आपको पता है वो जो 2 पहियों वाला टांगा होता था, तो उसके आगे जो चलाने वाला होता था, कोचवान जिसको कहते हैं, तो वो तो सवारियां बिठा लेता था, तो वो खुद खड़े होकर चलाता था ना, यानी एक पैर उसके ऊपर रखा हुआ, तो उसके ऊपर खड़ा हुआ और वो तकरीर सुन रहा है। अच्छा, और बड़ा मजमा जो है वो लगा हुआ है, मुझे अब एग्जैक्टली जगह का नाम नहीं पता कहाँ पे वो तकरीर हो रही थी, लेकिन वो तकरीर सुन रहा है और वो ये कह रहा है कि बराबर में किसी बंदे ने देखा, उसने कहा कि यार ये बता, कायद आज़म तो इंग्लिश में तकरीर कर रहा है, सही है, पर तू यहाँ टांगे पे खड़े होके इतने इन्हिमाक से तू क्या सुन रहा है? उसने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं,
लेकिन ये बात मैं इनको देख के कह सकता हूँ कि ये दिल से कह रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? कंटेंट। ओके। यानी जो बोलने वाला है वो एक बाअमल है, जो वो कह रहा है उसकी बॉडी बता रही है, उसका जेस्चर बता रहा है कि ये बिल्कुल सही बात जो है वो कह रहा है। तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं उनका काम ये होता है कि जो अक्सर मोटिवेशन के चूरन वाले लोग होते हैं, मेरा शदीद इख्तिलाफ है, ऑफिशियली बड़ा शदीद इख्तिलाफ है उन मोटिवेशनल स्पीकर से जो वो बातें पढ़ाते हैं जो उन्होंने नहीं की है। सही, ठीक है। ठीक है, आपको इंस्पिरेशनल स्पीकर होना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है कि आप वो चीज सिखाएं जो आपको नहीं आती, ना आपने की है। ऐसे है ना, अगर आपने वजन कम नहीं किया ना सिखाएं। ठीक है, आप अच्छे पेरेंट नहीं है, पेरेंटिंग ना सिखाएं। आपका अच्छी मैरिज काउंसलिंग ना सिखाएं अगर आपके अपने रिलेशनशिप डाउनफॉल है। आप खुद जो है वो मर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं पैसे कैसे कमाए, ये काम आप ना करें, ये ना करें। तो ये इसका क्या होता है, आप एक मूड लिफ्ट करते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। आप हो सकता है आपको लाइक्स वाइक्स मिल जाए, लेकिन मैं इसको डिसऑनेस्टी समझता हूँ। अच्छा, मैं इसको बिल्कुल डिसऑनेस्ट है। आपको इंस्पिरेशन होना चाहिए, जो आपने किया है, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, वो जाके लोगों को बताएं, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक असर होगा। ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि आपने बहुत सारा कंटेंट डाउनलोड कर लिया, इतनी चीजें आपने पढ़ लिया, अब आप वहां जाने के बाद अब आप बोले चले जा रहे हैं, सामने वाले को पता है या नहीं, आप बोले चले जा रहे हैं, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस किलर हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल किलर हो जाता है। दूसरा एक और जो इस तरह की गलतियां करते हैं, सामने वाले के जहन के हिसाब से बात करनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज भी वही होनी चाहिए, आपके अल्फाज भी वो होने चाहिए। राइट, लोगों को ये होता है कि अगर मुझे हाई इंग्लिश है कि ना, हाई इंग्लिश तो सामने वाले ऑडियंस को बेचारे को अगर इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं आता और आप फर हाई इंग्लिश बोल रहे हैं, सिर्फ उसको क्या मतलब, आप उसको इम्प्रेस कर रहे हैं। आप इम्प्रेस करने आए, आप उसको सिखाने बताने के लिए नहीं आए हैं। तो मोस्टली ये होता है, अक्सर मैं खुद भी एक डिप्लोमेट हूँ और ऑडियंस होती है, उसके अंदर कोई कौंसल जनरल्स दूसरे मुल्कों के आते हैं, तो बिल्कुल मैं इंग्लिश के अंदर कहता हूँ कि with your permission I will be giving you the highlights of what I will be speaking, but if you may allow, because the audience is 99% understand Urdu, so let me talk in my own language। और मैं शिफ्ट हो जाता। सही, उससे उसको भी मैंने एक्नॉलेज कर लिया। बिल्कुल। दूसरी तरफ क्या करते हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है, वो गोरी चमड़ी के, हम लोग मुतासिर हो जाते हैं, बाकी 99 लोग बैठे हुए हैं, उनको कख नहीं समझ में आ रहा, आप इंग्लिश में फरमा रहे हैं। क्यों फरमा रहे हैं? मैंने आपको कहा ना कि हम क्यों एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछते हैं, कि हमें पता है कि हम उनकी मैप ऑफ द वर्ल्ड में कैसे बात कर सकेंगे। हमारी वोकैबुलरी भी वही होगी जो उनके मैप ऑफ द वर्ल्ड में बात होगी। इसके बावजूद भी सादी अल्फाज, सादी जुबान, सादी मिसालें हर आदमी पर असर करते हैं। सादी सही है। जितना आप सादा भूल जाए कि आप कौन से जो है वो इंग्लिश स्कूल से पढ़ के आए और आपका एक्सेंट कैसा है और आप कौन से एक्सेंट बोल सकते हैं, इससे आप सिर्फ इम्प्रेस कर सकते हैं, कायल नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ, मुझे कई दफा लोगों ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपको इतने अवार्ड्स मिले, सारी दुनिया के अवार्ड्स मिले, कौमी अवार्ड्स मिले, न्यूयॉर्क असेंबलीज के अवार्ड मिले हैं, कैनेडियन फेडरल प्रोविंशियल जो है वो असेंबलीज के आपको अवार्ड मिले हैं, पाकिस्तान ने भी सितारा इम्तियाज दिल बड़े अवार्ड्स मिले, आपको कौन सा अवार्ड सबसे अच्छा लगता है? तो ये सवाल मुझसे किसी ने जो है पूछा था, तो मैं इसीलिए जो है वो हदीस नेमत के लिए ये बात कह रहा हूँ कि जब ये सितारा इम्तियाज का अवार्ड मुझको मिला, प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद में होता है, सबको मालूम है, 23 मार्च को होता है, सुबह को बहुत बड़ी परेड होती है, सबको पता है, कोई ना कोई मुल्क का जो है वो वज़ीरा जो है वो आता है एज अ चीफ गेस्ट, बिल्कुल, और बहुत हाई प्रोफाइल होती है, राइट। तो उस हाई प्रोफाइल की वजह से बिकॉज ऑफ परेड ऑल्सो इतनी मतलब वो सिक्योरिटी होती है कि उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जहाज एयर में नहीं हो सकता, कोई भी डोमेस्टिक फ्लाइट भी नहीं हो सकती, क्योंकि सारा असला आया हुआ होता है, सारी परेड शो हो रही होती है, एयर स्पेस भी सील्ड होती है, मतलब इतनी सिक्योरिटी होती है उस वक्त। फिर सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सारे सुफरा, सफीर, इसी तरह जो भी आपका चीफ गेस्ट आया है, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट या वजीर आजम, वेरी हाई प्रोफाइल, वेरी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होती है। हम प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, मैं और मेरी वाइफ जो है वो जा रहे हैं, बिल्ट इन है कि पता होता है कि आपका मोबाइल फोन अंदर नहीं जा ही नहीं सकता, सवाल ही पता नहीं होता कि मोबाइल फोन अंदर कैसे चला जाएगा। उन्होंने बड़ा अच्छा काउंटर बनाया हुआ होता है, लोग वहां पे आते हैं, फिर वो उसको पहले सर्च करते हैं और फिर कहते हैं अब वहां जाके अपने मोबाइल फोन जमा करा दें, टोकन ले लीजिए। बड़ा पोलाइटली ये सिस्टम चल रहा होता। तो मैं इसी तरह लाइन के अंदर मैंने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया, तो मुझे पता है कि मोबाइल फोन जमा कराना है। मतलब मेरे अपने DHA लाइब्रेरी ऑडिटोरियम के अंदर अपनी मेरी वर्कशॉप्स होती थी, उसमें मोबाइल फोन अलाउ नहीं था, बाहर दे दिया सर्च होता था, मुझे सबको पता है हाई प्रोफाइल। मैं जो है जैसे ही वहां पे पहुंचा और मुझे वो ऐसे इशारा किया कि जैसे यहाँ से अब आपको मोबाइल फोन देना है, तो पीछे एक बंदा खड़ा हुआ,
बिल्कुल उसके पीछे एक बंदा खड़ा हुआ था, यूनिफॉर्म के अंदर ही था। उसने वहां से पीछे से आवाज लिया कि डॉक्टर साहब को जाने दे। अच्छा, डॉक्टर साहब को जाने दे। अच्छा, मुझे कोई शौक भी नहीं है, अभी भी मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। मेरा मोबाइल फोन सारा दिन मेरे घर वाले ढूंढते हैं, मेरी गाड़ी ड्राइवर ढूंढते हैं, मेरा स्टाफ ढूंढते हैं। मेरा मोबाइल फोन इतना ओपन है, इसलिए मेरी बीवी मुझे कोई शक नहीं करती, क्योंकि मोबाइल फोन जब मुझे खुद नहीं पता मैं मोबाइल कहाँ है, इतना मेरा ओपन मोबाइल फोन। तो मुझे कोई जरूरत भी नहीं थी कि मैं अंदर जाके मोबाइल फोन जो है वो लेके जाऊंगा। उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब को जाने दें। अच्छा, मैं जब ऑफिस में मैंने जाकर उसको शुक्रिया अदा करना था, मैंने उसको कहा कि नहीं मोबाइल फोन रख ले, मुझे कोई इश्यू नहीं है। उस बंदे ने एक बात मुझे कही, उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आपके प्रोग्राम देखे, जब आप बात करते हैं ना यहाँ लगती है। अच्छा, सही। सितारे इम्तियाज से पहले मेरा सितारे इम्तियाज उसके वो लफ्ज थे। ओके, कि मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, जब आप बात करते हैं ना तो यहाँ लगती है। तो वो मैं अपनी क्वालिफिकेशंस और उसके ऊपर बैठ के मैं सामने वाले को अपनी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, एक्सेंट पे इम्प्रेस करूं और वो कहे हाँ यार इसको बहुत अच्छा आता है, तो कोई फायदा नहीं है ना। ये सितारा इम्तियाज था मेरे लिए, यार यहाँ लगती है। तो बंदा वो है जो भी करने के लिए गया है, वो क्लासरूम हो या उसकी कोई प्रेजेंटेशन हो, उसकी बात बंदे ऑडियंस के यहाँ लगनी चाहिए, दिल पे लगनी चाहिए। इसका मतलब मैंने आपको कहा ना, अगर बिलीफ चेंज, वैल्यूज चेंज मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर मुझे हिट भी वहीं करना है। सही बात है। वहीं हिट करना पड़ेगा ना। तो वहां पे दैट्स हाउ द कंटेंट प्रिपरेशन जो है वो काम करती है। कंटेंट प्रिपरेशन इज नॉट ओनली डाउनलोडिंग, इट्स एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी वाली भी मसला आता है कि लोग जो है वो टाइमली नहीं पहुंचते, वो लोग समझते हैं कि जी मेरी इज्जत बढ़ रही है और जो है वो 4-5 लोग लेके घूमूंगा मैं तो फिर मेरी इज्जत बढ़ रही है। इस पे आपको क्या टेक है? देखिए, जो आदमी अंदर से खाली है ना, उसको इन सब चीजों की जरूरत है। ओके, सही। जो आदमी अंदर से खाली होगा वो कोशिश करेगा कि महंगी घड़ी हो, महंगा स्टाइल का सूट हो, अप्रोप्रिएट तो बिल्कुल ऐसे ही है ना। ऑब्वियसली अगर मैं फीमेल्स के खातिर जा रहा हूँ तो शॉर्ट पहन के तो नहीं जाऊंगा ना। सही बात। और अगर मैं कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराने जा रहा हूँ तो टाई भी लगा के नहीं जाऊंगा, ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट तो होगा। बिल्कुल। लेकिन ये जो लोगों का ख्याल होता है, पहले तो अगर आपने वक्त की कदर नहीं की तो फॉरगेट इट के सामने वाला आपकी कोई कदर करेगा। सामने वाला सिर्फ तप रहा होता है, गालियां दे रहा होता है कि जी वो कब आएंगे तुझे बुलाएंगे। सही बात। और आपको ये लग रहा है कि इससे कोई अहमियत बढ़ रही है ना, लेकिन नेगेटिव। ओके, आपको दुआ तो नहीं मिल रही ना, गालियां पड़ रही हैं, गालियां पड़ रही हैं। तो वक्त एक ऐसी चीज है कि जो मैंने बिल्कुल इंश्योर किया हुआ है लास्ट 30 ईयर से भी, कि जो आप मुझे टाइम देंगे उस टाइम के ऊपर मैं शो अप होऊंगा और स्टार्ट भी करवाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। ओके, स्टार्ट भी मैं करवाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। और दूसरा जो मेरा टाइम है, फॉर एग्जाम्पल मैं जाते ही पूछता हूँ, बड़ा क्लियर पूछता हूँ ऑडियंस के सामने, क्या प्लीज मेरा टाइम बता दे। मैं पूछता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, प्लीज आप मेरा टाइम बता दें। तो उन्होंने कहा कि जी आपके पास 20 मिनट है। ओके, तो मैं कहता हूँ ऑडियंस को कि 19वें मिनट में मैं यहाँ से नीचे उतरूंगा, 1 मिनट पहले, क्योंकि अगले स्पीकर को आने में 1 मिनट लगेगा। ओके, ठीक है। 19वें मिनट में मैं यहाँ से आपको नीचे उतरूंगा। तो अब वो ऑडियंस को अच्छी तरह ये बात पता है कि यार ये बंदा इतना प्रिसाइज है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको माइक मिल गया तो इसको कोई बहुत शौक, ये अपने वक्त में से 1 मिनट पहले उतरने के लिए तैयार। ओके, तैयार। एक अभी हमदर्द असेंबली हुई थी, वहां पे जो है वो नौनियाल असेंबली हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, तो उसके अंदर मैं जो है वो हकीम साहब का स्टार्ट हुआ हुआ था, पूरी नौनियाल असेंबली होती थी, पूरा हस्ब इख्तिलाफ है, हस्ब इक़्तिदार है, स्पीकर है, बहुत प्यारा सेटअप हकीम सईद साहब ने जो है वो शहीद ने शुरू किया। तो उस दिन जो है वो उसको लीड कर रही थी बेगम सादिया राशिद साहब। फिर उनके यहाँ से मैसेज आया कि उनकी तबीयत खराब है तो आप जो है वो चले जाएंगे। तो मैं गया। उसके बाद जो लेट में स्पीच थी, मैंने एग्जैक्टली यही टाइम पूछा उनसे कि आप मुझे टाइम जो है वो बता दें, और मैंने अनाउंस किया कि 1 मिनट पहले मैं यहाँ से नीचे उतरूंगा। अभी वो चल रही थी तो बीच के अंदर फिर वो जो उनके ऑर्गेनाइजर थी उसके अंदर से उठ के आई, उन्होंने कहा सर मैं एक अनाउंस कर दूं। उन्होंने कहा जी एक्सरसाइज कर दें। उन्होंने कहा प्लीज डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर लें कि टाइम बढ़ा दें। अच्छा क्योंकि ये तो उतर जाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये उतर जाए। ऐसे ही ना, हम नहीं चाहते कि उतर जाए, क्योंकि हम इनसे फायदा उठाना चाहते हैं। इनसे क्या है कि टाइम जो है वो बढ़ा दें। अब आपकी ऑडियंस जो है वो कितनी एंगेजिंग होगी, रादर देन कि एक आदमी तकरीर पे तकरीर की चला जा रहा है, नॉन स्टॉप की चला जा रहा है, वो कोई दे रहा है, कोई फोन से कर रहा है, कोई गालियां दे रहा है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये बड़ा जरूरी है कि ऑडियंस अगर आपकी एंगेज नहीं है तो फिर आप जो है वक्त जाया कर रहे हैं। देर से आने का मतलब है आप तवज्जो हासिल करना चाह रहे हैं, जो इसकी सिर्फ गालियां पड़ती है। लेकिन जो बंदा वक्त की पाबंदी पहले से एस्टैब्लिश करके दिखा देता है, तो उसकी तो वैल्यू वो समझ में आ जाता है कि ये कोई वैल्यूएबल बंदा है, ये वैल्यूएबल बंदा है। तो ये बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेट होना चाहिए स्टार्ट के अंदर
कि मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा, इतने मिनट में बात करूंगा और इतने टाइम को मैं उतर जाऊंगा। आप देखा आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब इस पे लोग एरोगेंट नहीं समझते होंगे कि ये तो बहुत प्रिसाइज है, इनके पास बहुत सारे काम चल रहे हैं, क्या हो गया इनको? देखिए सवाल ये कि ना चीजें एस्टैब्लिश करनी पड़ती है ना। मेरे बेटे और बेटी की जब शादी हुई है तो हमने कार्ड के ऊपर लिखा डिनर 9:24। बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू किया कि यार ये व्हाट इज 9:24। मैंने कहा बड़ा सिंपल है, आप लोग ऑब्वियसली 1500 से 2000 लोगों की गैदरिंग होती है, हु इज हु सब लोग थे वहां मौजूद। तो उसमें ये था कि मैंने कहा जब आप सेव करेंगे कैलेंडर के अंदर तो कैलेंडर विल ओनली गिव यू द ऑप्शन ऑफ 9:20 और 9:25। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। आप अब 9:25 आप लिख रहे हैं तो यूर टू लेट, क्योंकि 9:24 पे खाना खुलना है। सही। तो यू हैव टू सेव 9:20, जैसे मतलब यू हैव टू बी देयर बिफोर टाइम। एक तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था। दूसरी चीज ये थी कि 9:23 के ऊपर मैंने अनाउंस किया था 9:23 पे कि इट विल टेक यू 1 minute टू गो टुवर्ड्स द फूड टेबल्स, द फूड इज रेडी। बाय द टाइम लोग उस पहुंचे, काफी बहुत सारे सेटअप्स थे, तो उन्होंने देखा कि यार ये 9:24। तो उन्होंने इतनी मैचिंग जो है बंदा कैसे कर सकता है कि जिस टाइम में मैंने खाना उठाया उस वक्त एग्जैक्टली 9:24 थे, क्योंकि मैंने 1 मिनट का वो टाइम भी रखा था जो अपनी टेबल से यहाँ तक वॉक करेगा। मैंने सारी टेबल्स जो फूड स्टेशन थे, क्योंकि बहुत बड़ी मतलब सेटअप था, मैंने सारे स्टेप इस तरह डिजाइन किया था कि 1 मिनट के अंदर टेबल किसी बंदे को फूड स्टेशन पे पहुंचना। अच्छा, वो डिजाइन था? दैट इज डिजाइन। ओके, कि 1 मिनट के अंदर वहां पहुंचेगा। सही। तो अब क्या है कि जब आप लोगों को ये समझ में आ जाए ना कि ऐसे पागल हैं तो फिर वो फॉलो भी करते हैं। और ये हकीम सईद साहब से हमने सीखा। अच्छा, हकीम सईद साहब के पास जो कार्ड आता था उसके ऊपर जो टाइम लिखा होता था, हकीम साहब की एक बहुत अच्छी बात वो ये थी कि बच्ची की शादी में वो जरूर जाते थे वक्त निकाल के। बच्चों को अगर स्किप भी हो जाए, क्योंकि बहुत मसरूफ आदमी थे, बच्ची की शादी में जरूर जाते। अगर बरादरी में कोई बेवा है, हर हाल में जाते। अच्छा, हर हाल में जाते। ये उनकी बड़ी मतलब ब्यूटी थी, उनकी शख्सियत। रेगुलर जो कार्ड आता था उस कार्ड के टाइम पे वो पहुंचते थे। हाँ। और अक्सर वहां पे सफाई हो रही होती थी या सेटअप हो रहा होता था। वो एक उनका उर्दू के अंदर बड़ा खूबसूरत सा तहनीयत का मैसेज लिफाफा बना होता था, वो देते थे मैनेजर को या वहां पे स्टाफ को कि जी हकीम साहब तशरीफ लाए थे, ये उनको दे दीजिए। और बाद में उसको इतनी शर्मिंदगी होती थी, इतनी शर्मिंदगी होती थी, क्योंकि उस पर जो टाइम लिखा होगा ना ऑन डॉट, अच्छा ऑन डॉट वहां पे होते। सही। तो वही प्रैक्टिस जो है वो हमने अपनी लाइफ के अंदर जो है वो रखी है कि ऑन डॉट, जो कहा है उसके ऊपर शुरू होगा, टाइम पे शुरू होगा, टाइम के ऊपर जो है वो खत्म होगा। लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं टाइम को, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वक्त की पाबंदी अप्रिशिएट होती है, डेफिनेटली अप्रिशिएट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अगर हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो क्या आंखों में आंखें डालना जरूरी होता है? आंखें गाड़ना और ताड़ना तो जरूरी नहीं है। लोगों का ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, जब आप ये टोट के डाउनलोड करते हैं ना कि यार जो है वो आई कांटेक्ट जो है ना, देखिए आई कांटेक्ट बिल्कुल जरूरी है। ओके, ठीक है, आई कांटेक्ट बिल्कुल जरूरी है, लेकिन मुझे आपकी आंखों के बजाय यहाँ देखना है। तो ये भी मेरा आई कांटेक्ट है ना, मतलब मुझे स्लाइटली एंगल सिर्फ चेंज करना है। ताकि आपको एग्रेशन ना लगे, ताकि आपको इन्वेसिव ना लगे, तो आपको ऐसा ना लगे कि मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बेहतरीन जो अगर आपको ये सीखना है ना, बाज़ मुझे पता है बच्चों को ना सिखाते हुए बड़ी बेहतर वो होता है, क्योंकि इनके जिना का गुनाह मैं क्यों बर्दाश्त करूं। इस तरह की टेक्निक से है वो यूजुअली मैं चाहता हूं कि मैं जो है वो अवॉइड करूं। अगर आपकी आंखें और होंठ एक साथ मुस्कुरा सकते हैं, ठीक है, यानी आपकी आंखें और आपके होंठ एक साथ मुस्कुरा सकते हैं, तो आप जिससे दिल चाहे बात करके देख लो, वो आपसे रिपल्स नहीं होगा, चाहे वो कोई बंदी हो चाहे कोई बंदा हो। ओके, मैंने आपके ये होंठ और आपकी आंखें एक साथ मुस्कुरानी चाहिए। सही, हो ही नहीं सकता कि वो आपको नेगेटिव ले, इन्वेसिव ले, एग्रेसिव ले। ये बड़ा जरूरी है। जब आप कोई शख्स आपसे बात कर रहा हो और आप उसे तवज्जो नहीं दे रहे हो और आपकी फेस किसी और तरफ हो, ये रिजेक्शन है। ओके, ये ऑटोमेटिक रिजेक्शन, ये तो बच्चा बर्दाश्त नहीं करता। सही बात है, बिल्कुल। मैं ऑब्वियसली उस दौर से गुजर रहा हूं कि माशाल्लाह मेरा एक 1.25 साल का पोता है, 6 महीने की मेरी जो है वो नवासी है, तो वो अगर मैं एक को देखता हूँ तो मेरी गोद में बैठ कर मैं उसको देख रहा हूँ तो यूं करता है, यूं। क्या मुझे देखें आप मुझे जो है वो देखें, राइट? तो इसका मतलब है कि मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट है कि अगर कोई उससे बात कर रहा है तो वो चाहेगा कि सामने वाला उसकी तरफ
देखे, ठीक है। सामने वाला इसको जो है वो तवज्जो जो है वो दे सके। तो आई कांटेक्ट जो है वो डेफिनेटली बहुत जरूरी है। पब्लिक के अंदर आई कांटेक्ट स्कैन होना चाहिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल स्कैन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मिडिल, राइट और लेफ्ट के ऊपर आपको एरिया डिवाइड कर देना चाहिए। सही। जब आप आएंगे तो आपका पूरा स्कैन होना चाहिए। ओके, यानी आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, नहीं अस्सलाम वालेकुम, ओके, तो इसका मतलब है कि आपने सबको एंगेज किया है। ओके, इससे भी बड़ा अगर कोई ऑडियंस है, ऑब्वियसली मैंने तो 4-4 हजार लोगों को एक साथ जो है वो प्रोग्राम्स किए हैं, तो एक तरफ मेरा हाथ बोलेगा, एक तरफ मेरी तिरछी बॉडी बोलेगी और एक तरफ मेरी आंखें बोलेंगी। अच्छा, यानी मैं 3D कैसे जो है वो खड़ा हूँगा, कि जिसका मतलब है कि मेरा हाथ भी किसी को एंगेज किया हुआ है, मेरा 3D एंगल भी किसी ने एंगेज किया और मेरी आंखों ने भी एंगेज किया हुआ है, क्योंकि 4000 लोग हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू पे अटेंशन टू एवरीवन। सही। ये तो जरूरत है कि आपको आई कांटेक्ट करना है, Eye contact करना है, और ठीक श्योर है। करना है। और बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होनी चाहिए? मतलब हाथ हिलाने चाहिए या हाथ कम हिलाने चाहिए, हाथ बहुत ज्यादा हिलाने चाहिए? क्या क्या ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये ट्रेमर हो रहा है, लेकिन ओपन बॉडी होनी चाहिए। ओपन बॉडी, डेफिनेटली ओपन बॉडी होनी ठीक चाहिए, डेफिनेट, अनलेस उसका कोई कॉन्टेक्स्ट है। देखिए स्टोरी है ना, अगर आपको एक्टिंग नहीं आती फॉरगेट इट। सही। कैसे है ना, अब आप एक दर्द भरी कहानी सुना रहे हैं लेकिन आपकी आवाज में दर्द नहीं है, ठीक है। वैसे आप ये कह रहे हैं कि इस दौर के अंदर एक बूढ़े बाप के ऊपर जब ये बेटी का बोझ होता है तो उसके कंधे जो है वो झुक चुके होते हैं। तो उसको आपके कंधे झुके हुए होंगे ना, बूढ़ा बाप तो नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना। तो ये तो पार्ट ऑफ वो हो गया बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी स्टोरी का, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट। ओके। लेकिन अगर आप जर्नल अगर आप जो है प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए, स्ट्रेच आपका शोल्डर होना चाहिए, ओपन हैंड्स होने चाहिए। हैंड्स जो है ना, ये सब एंकर्स है। हमारी नॉन वर्बल जो लैंग्वेज है ना वो 70% है, तो हम तो 70% इज नॉन वर्बल। लफ्ज तो बहुत कम है, लफ्ज तो 5-6% 5-6%? 5-6% है टोटल। लोग इसीलिए लफ्जों में लगे रहते हैं। लफ्ज इज ओनली लेस देन 7%। ओके, लेस देन 7%। ऑलमोस्ट 40% इज माई टोन, लहजा। लहजा कमाल करता है। लहजा उकसाता है, लहजा गुस्सा दिलाता है, लहजा ठंडा करता है। अल्फाज थोड़ी नुकसान पहुंचाते हैं, लहजा नुकसान पहुंचाता है। ओके। लहजा ही जो है वो मोम कर देता है ना। सख्त से सख्त अल्फाज गाली ऐसे देते आदमी कहता है इस लहजे के अंदर अच्छी लग रही है। ऐसे ही है ना। और फिर बाकी मेरी सारी बॉडी लैंग्वेज से तो आप छाते हैं ना आप। और बॉडी लैंग्वेज के अंदर तो पूरा क्राउड जो है वो आप हैंडल कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज के अंदर आप इंस्टॉल करते हैं चीजें। अच्छा, ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं, राइट। मतलब मैं अगर क्राउड के अंदर जाऊंगा ना, मुझे पता है मुझे टाइमलाइन एक्सप्लेन करनी है, मुझे बताना है कि आपका माजी ये था, राइट। मैं बता रहा हूँ कि आपका माजी था, माजी में आप ये करते। अब ये हाथ इंटेंशनली मूव हो रहा है कि मैं बता रहा हूँ कि इस पूरी टाइमलाइन के अंदर ये माजी है। ओके। हाल के अंदर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुस्तकबिल ये होगा। तो अब अगर लेट्स सपोज मैं उसको बता रहा हूँ कि आपका रोशन मुस्तकबिल क्या होगा, ये मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, पब्लिक को पता ही नहीं है कि मैं गेम क्या कर गया उनके साथ। तो अब अगर मैं मुस्तकबिल के अंदर जाके खड़ा हुआ हूँ तो उनको पता है वो अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं। सही। और दूसरी बात ये कि मैं कहूँगा कि अगर अपने माजी के अंदर आज तक वो लेके बैठे हुए हैं और आप इसको नहीं निकाल रहे और जब तक आप इसमें मट्टी नहीं डाल रहे, तो अब मुझे पता है कि मट्टी मुझे कहाँ डालनी है, माजी के अंदर, क्योंकि मैंने उनका माजी इंस्टॉल किया हुआ है। ओके। यहाँ पे मुस्तकबिल मैंने इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे। सही। प्रेजेंट मैंने इनका इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे। हर चीज के ऊपर जो है वो इंस्टॉलेशन है। तो अगर मेरे हाथ जो है ना, मैंने कहा ये क्या चीज है, ये कौन सा मुश्किल है, तो अब ये मैंने यूज किया है, इसका मतलब मैंने एंकर को यूज किया है उसके ऊपर। अच्छा, इसी तरह मुझे लग रहा है कि लोग ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, और भी किसी को सवाल पूछना है? मेरी बॉडी लैंग्वेज का ने क्या बताया कि सवाल नहीं पूछना है, नहीं पूछना। कह रहा हूँ, और भी किसी को सवाल पूछना है? सही। तो ये अगर आपने हाथ बांध लिए तो फिर आपने तो अब सारा टूल ही अपने जो है वो छुपा दिया। ओके। हाथ चलने चाहिए, हाथ एरिया चलना चाहिए, एरिया डिवाइड होना चाहिए। आप इंस्टॉल कर सकते हैं क्या क्या चीजें, मतलब जो है वो कर सकते हैं। तो ओपन हैंड्स फॉर श्योर, ओपन हैंड्स। ठीक है। और पैर किस तरह से रखने चाहिए? मतलब लोग पैर के ऊपर पैर रखते हैं या फिर पैर क्रॉस करके रखते हैं? देखिए, आइडियली जो प्रेजेंटेशंस होती है ना, आइडियल जो प्रेजेंटेशन वो हमेशा खड़े होके होनी चाहिए। ओके। खड़े होके होनी चाहिए। सही है। आप देख लीजिएगा, आप जो टीचर्स लाइक करते थे अपने स्कूल के अंदर भी, एक वो टीचर जो बेचारी बिल्कुल बैठी होती थी मेज के पीछे और आपकी वजह से इसका पीरियड कब खत्म होगा और एक वो टीचर होता था जो चल के आगे पीछे जो है वो चलता होगा, ठीक है। अच्छा, इंगेज करने का तरीका ये है कि आप लोगों के बीच में जाएं। अच्छा। तो अगर आप बैठे रहेंगे तो जाएंगे कैसे? सही बात, ठीक है। मैंने जैसे आपको कहा था कि जब मैं अपनी टीम को ये कहता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरा जो भी सेटअप है वहां पे वो ऐसा सेटअप हो कि मैं मूव कर सकूँ।
मुझे कब जाना है पीछे, कब मुझे राइट पे जाना है, कब लेफ्ट पे जाना है, मेरा एक्सेस होना चाहिए कि मैं वहां जा सकूं ओके उन तक। ठीक है, तो वो तो दायरे बैठ के नहीं हो सकेगा। सही बात। ऐसे ही है ना। तो इसलिए जो बेस्ट प्रेजेंटेशंस होती हैं वो हमेशा स्टैंड अप होती है, मूविंग में होती है, वॉकिंग के अंदर होती है, राइट, वॉकिंग के अंदर होती है। लड़कियों की एक फितरत है ना कि वो सिमट के बैठती है, ये उनकी फितरत है, ठीक है। वो लड़कियां कभी भी ऐसे बैठ नहीं सकती, कभी भी नहीं बैठ सकती। लड़कों में ये प्रॉब्लम है ना कि अगर आप टीचर बैठे हैं, आपको ख्याल ही नहीं, आप बैठ के बात कर रहे हैं, तो लाइक दिस इज आई डोंट नो व्हाट यू आर शोइंग टू द पीपल। ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर वो यूं बंद करके बैठे तो वैसे ही उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है, खवातीन की तरह वो मतलब सुकड़ के जो है बैठे, ये भी उनके लिए एक मुश्किल काम है। अनलेस ये कि आपके सामने टेबल है तो फिर तो आपके लिए इजी है। ओके, अगर आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं और आपके सामने कोई डेस्क है, अदरवाइज तो ओपन होना चाहिए। पोडियम के पीछे मैं कुछ नहीं करता। अच्छा, पोडियम के पीछे का मतलब ये है कि आधी चीज आपने छुपा ली है, मुझे तो यूटिलाइज करनी है ना, मुझे चीजें यूटिलाइज करनी है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी पहचानो, अल्लाह ताला ने आपको क्या बनाया है, तो मैं पता है कि अल्लाह ने जो बनाया है, तो मैं पता है जिस कतरे से तुम बने वो कहाँ से आया है, जमीन से। ओके, ये जो तुम्हें कायनात उसने बनाई कि मुसख्खर करो, इस कायनात को कहाँ रखा, इस जमीन के अंदर। इसी तरह आप जो चांद के ऊपर पहुंच गए, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आया, इस जमीन से। तो अब अगर मैं ये चीजें बता रहा हूँ और मैं इसके पीछे बैठा हूँ, तो मैं कैसे बताऊंगा? नहीं बता सकता। सही बात। हाँ, ऐसे ही है ना, कैसे जो है वो बताऊंगा, राइट। तो इसी तरह अगर मैं बता रहा हूँ कि जी आप जब उलझ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, चला नहीं जाता आपसे, राइट, तो अब आप कैसे बताएंगे? हाँ, तो पीछे, मेज के पीछे जो है वो सारी चीजें आपकी जो होती भी है वो छुप जाती। ठीक, हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि आपकी ओपन एयर हो, ओपन एयर। दैट शोज आल्सो द कॉन्फिडेंस। सामने वाला कहते हैं लाइक वो आ गया ना बीच में, मैदान में, ऐसे बीच में आ गया वो। अच्छा, जाते जाते ये जरा बताते जाएं कि झूठ को किस तरह से पकड़ें अगर सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है। देखिए, डिपेंड ऑन द लेवल। ओके, चले। सवाल ये कि एक लेवल है। मेरे सामने अगर कोई झूठ बोल रहा है और अगर मुझे ये भी पता लग गया कि ये झूठ बोल रहा है, तो ये मेरा ज़र्फ है कि मैं उसको गंदा करूं या नहीं करूं। सही, ये मेरा ज़र्फ, ठीक है। ऐसे है। हाँ, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं इसके पीछे पड़ूं जिसका अंजाम क्या होगा। ओके, देखिए, इंसान ज़हीन कौन है, इमोशनल इंटेलिजेंट कौन है, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट कौन है, जिसने एंड विन विन बनाया। सही, ठीक है, मैंने साबित कर दिया मेरा शॉर्ट झूठ है। अब क्या होगा? क्या होगा? अगला सोचिए ना, अब क्या होगा? अब वो फरफट झूठ बोलेगा, बिगाड़ लो मेरा जो बिगाड़ना है। सही बात। इसी तरह कई मतलब मैंने कहा ना, ये आपका ज़र्फ, कि अगर सामने वाले को ये पता लग गया है कि यार वो ये लेवल था उसका और वो एक्सकार हो गया, आपको खुश होना चाहिए। क्या आपको जरूरत है कि जाके आप उसको वहां तक जो है वो पहुंचाए? उससे क्या फायदा होगा? उससे हासिल क्या होगा? मेरे पास जो है वो एक मेरे सो कॉल्ड दोस्त हुआ करते थे और बड़ा मेरा टाइम भी उनके साथ गुजरा और बड़ा अच्छा वक्त भी जो है वो गुजरा। और उसने मुझे $7,000 की चीटिंग की थी उस टाइम के ऊपर, $7,000 की। और अब तक खैर वो कांटेक्ट करना उसने बंद कर दिया, लेकिन चंद साल पहले तक उसने मुझे बड़े क्लोज लोगों से मुझे ये कहा कि मुझे किसी तरह वापस उससे मिला दे और मुझे $7,000 वापस करने। सही। और मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मुझे कई लोगों ने कहा यार $7,000 तुम्हें क्यों नहीं चाहिए? मैंने कहा ये इतना सस्ता सौदा है। देखिए, एक बंदे ने मुझे धोखा दिया, ऐसा धोखा जिसको मैंने घर में रखा, जिसका था इतना वक्त गुजारा, सारा कुछ किया, राइट। उस टाइम के ऊपर जब $7,000 बहुत वैल्यू करते थे, ठीक है ना, आज नहीं करते मेरे लिए इतने वैल्यू, लेकिन उसको बहुत वैल्यू करते थे। उस टाइम के ऊपर एक बंदा आश्कार हो गया $7,000 में। आज तो मेरे पास चॉइस है ना कि मैं वो दुख वापस लूं या नहीं लूं। ऐसे है ना, वो मैं दोबारा नहीं डसा जाता अक्सर। तो वो कॉस्ट मेरे लिए सस्ती है, हो सकता है उसके लिए दुनिया के लिए महंगी हो, या लोग सकता है मुझे बेवकूफ समझे। इसी तरह कई दफा ऐसा होता है, लोग मुझे समझते हैं, ऑब्वियसली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ, लोग समझते हैं यार बेवकूफ बना दिया, और मैं कहता हूँ यार बहुत अच्छी बात है, मैं बेवकूफ बन गया। 20,000 रुपए की थी तेरी टोटल औकात। यही था ना, 20,000 में बहुत सस्ता है कि मैं आपने अपने आप को आश्कार कर दिया और मैं बेवकूफ बन। तो अगेन एंड क्या होगा, ये बहुत जरूरी है कि किसी को मैं झूठ डिटेक्ट भी कर लूं, राइट, मैं झूठ डिटेक्ट भी कर लूं। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक से, आई मूवमेंट से बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं, टोनालिटी से बहुत सारी चीजें जो है वो पता लग जाती है, मिसमैच से बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन वो फोरेंसिक वाला हो तो मैं शायद उसको सिखाऊं, पॉलीग्राफिक वाला हो तो उसको सिखाऊं, कस्टम वाला हो तो उसको सिखाऊं, जनरल पब्लिक को ये जानने के लिए, क्योंकि वो आप जब आप इनएक्सपीरियंस होते हैं ना, आप खामा में किसी को झूठा करार देंगे, किसी का ह्यूज लेबल। बिल्कुल, बदगुमानी से तो अल्लाह ने माना फरमाया आपको कि आप बदगुमानी नहीं कर सकते, किसी को नहीं बता सकते।
तो मेरा अपना ख्याल ये कि डिपेंड ये करता है कि इस झूठ को बताने से ज्यादा नुकसान होगा या छुपाने से ज्यादा नुकसान होगा। तो इंसान को ये सोचना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से लोग ये भी चाहते हैं, जिस तरह से अगर स्कैन करना है कोई रूम तो लोग यूं कर लेते हैं, तो या फेस पूरा लेके जाएं या फिर आंखें मूव करें? देखे ना फेस ना आंखें। अच्छा। हाँ, ये बड़ी मेरे आई थिंक हो सकता है गूगल आप करें तो उसको मिल जाएगा। इसको पेरिफेरल जो है वो विजन एक्सपेंशन कहते हैं। Okay. ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सामने किसी भी एक नुक्ते के ऊपर अपनी आंखों को रखें और अब आप अपनी नजर को एक्सपेंड करेंगे, ना पुतली हिलाएंगे ना सर हिलाएंगे। थोड़ी देर के अंदर अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको राइट एक्सट्रीम भी नजर आ रहा है, आपको लेफ्ट एक्सट्रीम भी नजर आ रहा है, मुझे वो गोल्डन जो है वो नजर आ रही है और मैं ऑब्वियसली उसको पढ़ भी सकता हूँ। इसी तरह राइट एक्सट्रीम के ऊपर मुझे दरवाजा भी जो है वो नजर आ रहा है। ये वो एक्सरसाइज है जिसको हम पेरिफेरल विजन एक्सपेंशन कहते हैं। तो वो लोग जो इसको ट्रेन कर लेते हैं ना, मिनिमम 180 तो देखते ही देखते हैं। अच्छा, मिनिमम 180 तो देखते ही देखते हैं, मिनिमम की बात हो रही है। दूसरा आपने देखा होगा मार्शल आर्ट्स के अंदर, ये बड़ा आपने कॉमन देखा होगा कि मार्शल आर्ट्स के अंदर बंदा सामने लड़ा होता है और पीछे वाले को किक मारता है क्योंकि उसने उसको कैसे देखा। सवाल ये कि मैं यहाँ लड़ रहा हूँ, ऐसे है ना, और पीछे इसके ऊपर मैंने एक बैक किक लगाई और सामने वाले के मुंह पे लगी, मुझे कैसे पता था कि पीछे किक आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही है ना, वो एक्जैक्टली क्योंकि उसका जो विजन है ना वो 180 से ज्यादा जाता है। ओके, वो 180 से ज्यादा जाता है। ये तो बच्चा 180 सीख सकता है। सही। ये वाली एक्सरसाइज करके कि आप अपने आप नजरों को करें और सिर्फ विजन को एक्सपेंड करें, थोड़ी देर के अंदर आपको राइट लेफ्ट 180 नजर आ जाएगा। हाँ। अब कमाल किया कि 180 से पीछे मुझे नजर आया ना। हाँ। वो 180 से पीछे जो है वो नजर आता है, जो है वो मार्शल आर्ट्स वाले को जब सिखाते हैं वो उसको फर्दर एक्सपेंड कराते हैं। सही। उस प्रैक्टिस को फर्दर एक्सपेंड कराते हैं। और मैं देखता हूँ, देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुजस्सम मौजज़ा है, मुजस्सम मौजज़ा है। जब मैं 180 से बहुत ज्यादा देख सकता हूँ, बिकॉज़ दैट्स आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग। मैं कर यहाँ से भी यहाँ भी देख सकता हूँ, many things I can see just because of the practice। लेकिन मार्शल आर्ट्स तो आप देख लेना कैसे मारते हैं बैक किक, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है टेक्निकली वो पीछे देख रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये भी है कि आपको पीछे नजर आता था। और ऐसी कितनी रिवायतें हैं जहाँ पे आपने सहाबियों को ये कहा कि तुमने ये क्यों पढ़ा है, तुमने ये क्यों कहा, और वो इसलिए हैरान होते थे कि अल्लाह के रसूल सामने नमाज पढ़ाते थे, पीछे कैसे नजर आया। सही बात। तो अब अभी देखेंगे मेरे जैसे एक हकीर बंदे को 180 से ज्यादा नजर आता है, और चाइनीज मार्शल आर्ट वाले को उससे ज्यादा नजर आता है। तो अल्लाह ताला की तो जो जात के जो नबी है वो तो वैसे ही मुजस्सम है, तो उसके लिए कैसी नामुमकिन है जो ना नजर आए या जो ना समझ में आए रहे। तो वो प्रैक्टिस जो है उससे आप स्कैन करते हैं। ओके, उससे आप जो है वो स्कैन करते हैं। हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए, मोर नॉलेज मोर इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया और पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। तो ये था आज का हमारा एपिसोड डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब के साथ। नाज़रीन, आज क्या सीखा? आज ये सीखा कि झूठ को पकड़ने के लिए उसके लेवल्स को तलाश करने की ज़रूरत है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बोला है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीक़ों को जज करने का अलग तरीका होता है। अच्छा, आज हमने ये सीखा कि बॉडी लैंग्वेज में हाथ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, और अपनी बॉडी को एज ए टूल आप इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। चाहे वो लेग को प्रेस करना हो, चाहे वो हाथ से मूव करना हो, बट ऑब्वियसली बहुत ओवर एग्जैजरेट नहीं करना होता। दूसरा हमने ये सीखा कि स्कैन जो है वो यूँ नहीं करना होता, ना यूँ करना होता है, तरीके से करना होता है। आपको एक्सरसाइज भी बताई गई है कि आप जो है वो अपना व्यू को 180 डिग्रीज तक लेके जा सकते हैं, और अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हैं तो फिर आपको खैर पता ही होगा कि आप 360 डिग्रीज तक भी पहुंच सकते हैं। आज हमने ये भी सीखा कि किस तरह से 30 सेकंड्स के अंदर पूरे रूम को कायल किया जा सकता है। कंटेंट अगर आपके पास है और कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो फिर आप रूम को आसानी से कायल कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं भी है तो कंटेंट अगर है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस है और कंटेंट नहीं है, सब चीज़ें खराब ही होंगी और भंड ही होगा। और अगर कोई भंड हो गया तो उसको किस तरह से सही करेंगे, आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स। इसी के साथ हसन अंसारी, साइनिंग ऑफ।